बच्चों, आज हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हवाले से दूसरा वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। आप इसको पार्ट 2 कह सकते हैं। पार्ट 1 में हमने देख लिया कि किस तरह से हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का मैथमेटिकल फॉर्म, जिसमें हमने देखा कि मोमेंटम जब मास चेंज होने की वजह से चेंज हो जाए या जब वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से चेंज हो जाए, तो इस फोर्स के लिए मैथमेटिकल फॉर्म हमने देखा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में m dv बाई डी टी प्लस v dm बाई डी टी। लेकिन केसेस में हमने कहा अक्सर केसेस में हमने कहा कि मास ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज, सिर्फ फोर्स अप्लाई करने से वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो मोमेंटम तो चेंज हो गया क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो गई, लेकिन अगर मास कांस्टेंट रहे तो ये फोर्स बन जाता है m इंटू ए। तो हम ये कहेंगे कि जनरल केसेस में या जनरल फॉर्म जो इस लॉ का है वो है मैथमेटिकल फॉर्म, वो ये है F इज इक्वल टू एम इंटू डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी। लेकिन जो यूजुअल केसेस हैं, यानी जो अक्सर हमें देखने को मिलते हैं जिनमें बॉडीज की मास चेंज नहीं होती, उनमें देखा जाता है कि F इज इक्वल टू एम इंटू ए। अब यहाँ पर हम एक और चीज दिखाने जा रहे हैं। सपोज हमारे पास एक टेबल है, ये टेबल का टॉप है यानी सरफेस है, और इस तरह से मैंने बनाया हुआ है, और इसके ऊपर हमने इस ब्लॉक ऑफ वुड को रखा हुआ है। जब आप इस टेबल के ऊपर इस ब्लॉक ऑफ वुड को रखते हैं तो क्या होता है कि इस ब्लॉक का वेट जो है वो कितना है, m इंटू जी। तो वो वेट W इज इक्वल टू एम इंटू जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाता है। यानी अगर मैं मान लूं कि ये एक ब्लॉक ऑफ वुड है और ये टेबल का सरफेस है, टॉप है, मैंने इस ब्लॉक ऑफ वुड को कहां पर रखा, टेबल की सरफेस पर। तो अब इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो डाउनवर्ड वेट तो हमेशा ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, यानी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होता है। तो इसका मतलब जब इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो वो वेट किस पर एग्जर्ट हो गया, इसने अपना वेट डाला किस पर, इसने सरफेस ऑफ द टेबल पर अपना वेट डाल दिया। ठीक है ना। तो क्या ये नीचे गिर रहा है, क्या ये इसमें से उतर रहा है नीचे? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका वेट सरफेस पर है और सरफेस इसको नीचे नहीं आने देती है। सरफेस वापस अपोजिट डायरेक्शन में इसको इस पर फोर्स एग्जर्ट कर रही है, जिसको हम रिएक्शन कहते हैं। मतलब ये हुआ कि इसका फोर्स इस हाथ पर क्या है, एक्शन, और वापस जो इस ब्लॉक ऑफ वुड का जो फोर्स है ऑन द सरफेस ऑफ द टेबल, वो क्या है, एक्शन। और इस सरफेस ऑफ टेबल का जो वापस इस पर फोर्स है वो क्या है, रिएक्शन। तो रिएक्शन हमें इस बॉडी को बैलेंस करती है और रिएक्शन की वजह से ये नीचे नहीं आ जाता है। यानी इसका रिएक्शन किस डायरेक्शन में होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में। लिहाजा जब भी किसी बॉडी का वेट किसी सरफेस पर आ जाता है तो वो वेट हमेशा ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। उस सरफेस की वजह से जो वहां रिएक्शन होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। इस रिएक्शन को हमेशा हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, और हम यहां पर कहते हैं दिस डाउनवर्ड वेट एम जी, ठीक है ना, इज इक्वल टू एन। ये मैग्नीट्यूड में किसके बराबर है, ये मैग्नीट्यूड में इस एन के बराबर है, नॉर्मल रिएक्शन। सो नॉर्मल रिएक्शन होता क्या है, इट इज अ रिएक्शन, क्योंकि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ऐसा आप थर्ड लॉ में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वेट एक फोर्स है, तो ये बन जाता है एक्शन ऑन द टॉप, ऑन द सरफेस ऑफ दिस टेबल। इसका भी रिएक्शन होगा। वो रिएक्शन कौन करेगा, सरफेस ऑफ टेबल इस पर रिएक्शन करेगा। किस डायरेक्शन में करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। जब वेट के ऊपर रिएक्शन हो जाए तो उसको हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। तो यहां हम देखते हैं नीचे वाला फोर्स एम जी, ऊपर वाला फोर्स नॉर्मल रिएक्शन एन। तो लिहाजा ये यहाँ पर बिल्कुल नीचे नहीं आएगा, और ये टेबल पर इस तरह से होगा तो नॉर्मल रिएक्शन इसका होगा। अब मान लीजिए कि हम यहाँ से एक बॉल नीचे की तरफ छोड़ रहे हैं, तो इसको जो नीचे छोड़ रहे हैं, खाली फेंक नहीं रहे हैं, सिर्फ छोड़ रहे हैं। जब हम छोड़ रहे हैं तो ये नीचे गिरेगा, तो जब ये नीचे गिरा तो इसका फ्री फॉल हो गया, तो इसमें जो एक्सेलरेशन आएगी वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी। अब आप जानते हैं कि फोर्स इस पर कितना होगा, आप जानते हैं फोर्स इज मास इनटू व्हाट, एक्सेलरेशन। मगर इसका एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस पर जो फोर्स होगा वो है एम जी, यानी जो इसका वेट है वही इसका डाउनवर्ड फोर्स है, और वो है एम इंटू जी। जैसे ही बॉल नीचे आ जाएगा और जमीन के साथ टकराएगा, अगर आप बहुत ऊंचाई से इसको फेंक रहे हैं तो नीचे इसके टुकड़े हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, क्योंकि इसने सारा अपना वेट किस पर डाल दिया, इस रोड पर, इस ग्राउंड पर। तो उसने वापस क्या किया, रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। उस नॉर्मल रिएक्शन, वो नॉर्मल रिएक्शन किस पर होगी, इस बॉडी पर। यहां सुन लीजिए,
इसने फोर्स एक्सर्ट किया ग्राउंड पर, ग्राउंड ने वापस फोर्स एक्सर्ट किया इस पर, यानी जो वो रिएक्शन इसका है, तो वो रिएक्शन किस पर एक्सर्ट हो गया, इस बॉडी पर। मगर उस रिएक्शन की, मान लीजिए इसका वेट जो था नीचे जब ये आ गया तो इसका वेट था 100 न्यूटन, क्योंकि वेट फोर्स ही है तो न्यूटन में मेजर किया जाएगा। मास किलोग्राम्स में होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो ये बनेगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो न्यूटन होता है, ठीक है कि नहीं। तो फोर्स या वेट इन दोनों का ऐसा यूनिट आएगा न्यूटन ही। अब मान लीजिए जब ये नीचे गिर गई ये बॉडी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है 9.81, उसको हम अप्रोक्सीमेटली 10 ले सकते हैं। मान लीजिए इस बॉडी का मास है 10 kgs, तो मैं लिखूंगा 10 kgs into acceleration due to gravity, that is 9.81. 9.81 is also approximately 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अप्रोक्सीमेशन में हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को 10 ही लेते हैं। तो व्हाट इज इट इक्वल टू 100 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर मींस न्यूटन, तो दिस इज 100 न्यूटन। अब जब इसने फोर्स एक्सर्ट किया जमीन पर, कितना किया 100 न्यूटन, वापस रिएक्शन कितनी हो गई 100 न्यूटन। जो वापस रिएक्शन हुई वो इस बॉडी पर हुई, उस रिएक्शन को इसने बर्दाश्त नहीं किया, ये चकनाचूर हो गई, बॉडी टूट गई, ठीक है। अब समझ लीजिए इस तरह से आपने ऊपर से कोई गिलास शीशे का एक बॉल फेंक दिया है, और जैसे आपने इसको छोड़ दिया नीचे आ गई और ये टकरा गई जमीन के साथ, इस पर फोर्स एक्सर्ट हो गया ग्राउंड पर 100 न्यूटन, वापस रिएक्शन हो गया 100 न्यूटन, नॉर्मल रिएक्शन, तो वो इस पर आ गया, उसकी वजह से ये टूट गया, ठीक। अब मान लीजिए इस बॉल की जगह एक इंसान को आपने फेंक दिया, नहीं ऐसा करना नहीं है, कर भी नहीं सकते हम, लेकिन मान लीजिए हमने खिड़की से एक आदमी को फेंक दिया या उसने खुद छलांग लगाई। अब जैसे वो गिर गया, ठीक है, मान लीजिए उसका 50 किलो वजन था, 50 kgs, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अप्रोक्सीमेट, तो क्या आएगा ये 500 न्यूटन। जब आदमी को आपने ऊपर से फेंक दिया, नीचे उसने जमीन पर वो जब टकराया, उसने कितना एक्सर्ट किया फोर्स 500 न्यूटन। रिएक्शन कितना होगा 500 न्यूटन। उस रिएक्शन का असर क्या होगा, आदमी टूट जाएगा, मतलब ये हुआ कि उसकी हड्डियां टूट जाएगी। अब इस एक्सपेरिमेंट को फिर से करते हैं। मान लीजिए नीचे आपने कुछ मैट्रेसेस रखे हुए हैं, कोई घास बिछा के रखी है, ऊंची घास या ऊंचे मैट्रेसेस आपने रखे हैं। अब इस आदमी को फिर से डाल दीजिए, जब वो इन मैट्रेसेस पर गिरता है या इस ऊंची रखी हुई घास पर गिरता है, तो क्या उसकी हड्डियां टूटती हैं, नहीं, वो आपसे कहेगा मुझे फिर फेंकिए मजा आ गया, ठीक है कि नहीं। तो लेकिन उस पर उस वक्त भी उसका वेट यही था 500 न्यूटन, और रिएक्शन भी उस पर बराबर 500 न्यूटन हो चुका होगा, तो फिर क्या हो गया ये कि जिसकी वजह से उसकी हड्डियां नहीं टूटी। अब इसका जवाब हमें न्यूटन ने सेकंड लॉ ऑफ मोशन देगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि देखिए क्या होता ये है कि F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मैं लिखूंगा dp डिवाइड बाई dt। ये न्यूटन ने सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, या F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अगर हम k का वैल्यू 1 ले लें। तो यहां पर देखने क्या हुआ कि जब वो नीचे गिर रहा है, जब जमीन के साथ वो टकराया, उसकी वेलोसिटी फाइनली क्या बन गई, 0 बन गई। भाई वेलोसिटी जब वो जमीन के साथ टकराएगा तो फाइनल वेलोसिटी जब वो रुकेगा नीचे, जब वो एक्सर्ट करेगा फोर्स किस पर, अर्थ पर, तो फाइनली उसका मोमेंटम क्या बन जाता है, 0 बन जाता है, ठीक है। तो उसका मोमेंटम चेंज होता है, क्योंकि जैसे वो गिर रहा है, मान लीजिए ये जमीन है और यहां से वो गिर रहा है और यहां पहुंच के गिर गया। जब वो यहां पहुंच गया तो उसका मोमेंटम जो है वो एब्रप्टली, मतलब जैसे उसने जमीन के साथ टच किया तो एब्रप्टली उसका मोमेंटम जो है वो खत्म हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके मोमेंटम में जो चेंज आ गई वो बहुत कम टाइम में आ गई। जब ये कम टाइम में मोमेंटम में चेंज आ जाए, पहले तो मोमेंटम 0 नहीं था, नॉन जीरो, जैसे नीचे गिर रहा है मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है ना, तो मोमेंटम भी इंक्रीज होगा। जैसे ही जमीन के साथ टकराया मोमेंटम 0, मोमेंटम कितने टाइम में 0 हो गया, यानी इतना ज्यादा चेंज, एक हायर वैल्यू से बिल्कुल 0 बन गया। तो इतना ज्यादा चेंज जो मोमेंटम में आ गया वो बहुत कम टाइम में आ गया।
पहले अगर आप यहां पर देखेंगे इस हाइट पर मोमेंटम जीरो नहीं था, बहुत ज्यादा था, लेकिन अगले ही पल में जैसे ही जमीन के साथ टच किया तो मोमेंटम जीरो। तो मोमेंटम में जो ये चेंज आ गई फ्रॉम इट्स हायर वैल्यू टू जीरो, ये बहुत कम टाइम में आ गई। तो इसका मतलब डी टी इज वेरी स्मॉल। जब डी टी कम है तो इसका मतलब एफ इज मच हायर। तो इसने बहुत ज्यादा फोर्स एक्सर्ट किया, इस पर भी वापस रिएक्शन ज्यादा आ गया, क्योंकि यहां पर आप देख लीजिए एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस टाइम। जिस टाइम में मोमेंटम चेंज हो गया वो एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट टाइम। अगर कम टाइम में मोमेंटम ज्यादा चेंज हो जाएगा तो इसका मतलब फोर्स बहुत ज्यादा होगा। लेकिन जब आपने इसको मैट्रेसेस में के ऊपर डाल दिया तो क्या हो गया कि जब ये मैट्रेस पर गिरा, ठीक है ना, तो नीचे 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 कंप्रेशन आ गया, मैट्रेसेस नीचे चले गए, तो एब्रप्टली इसका जीरो नहीं हुआ, तो कुछ सेकंड्स के लिए या कुछ टाइम के लिए मोमेंटम फिर भी रहा। क्योंकि एक डिप्रेशन, जैसे आपने इसके ऊपर इन मैट्रेसेस के ऊपर इसका वेट डाल दिया तो हुआ क्या, क्या ये जीरो हो गया मोमेंटम? नहीं। तो मैट्रेसेस में एक डिप्रेशन नीचे की तरफ आ गया, तो जैसे नेट मैट्रेसेस प्रेस हो गए तब भी तो ये बॉडी नीचे की तरफ जा रही है, लेकिन अब इसका मोमेंटम धीरे धीरे जीरो हो गया। तो इसको मोमेंटम में बड़ी चेंज जो आ गई या चेंज जीरो तक आ गई, तो वो अब ज्यादा टाइम उसने ले लिया उस चेंज में। तो जब टी डेल्टा टी जो है यानी जीरो बनने में इसने ज्यादा टाइम ले लिया मोमेंटम ने, तो चेंज इन मोमेंटम तो होगी लेकिन अब ज्यादा टाइम में हुई, तो लिहाजा डी टी जब ज्यादा होगा तो एफ जो है वो कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आई बात समझ में? तो इसने कम ही फोर्स एक्सर्ट किया, लिहाजा रिएक्शन भी इसके ऊपर कम ही होगा। तो ये न्यूटन सेकंड लॉ जो है, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल जो हम डे टू डे लाइफ में ले लेते हैं। अब इसका मैथमेटिकल एग्जांपल्स जो है किस तरह से हम देखते हैं, आप देख लीजिए। देखिए, आम से केसेस में हमें क्या करना होता है, आम से केसेस में हमें एक्सेलरेशन निकालना होता है। तो हम कैसे निकालते हैं, आप देख लीजिए केस वन। डिफरेंट केसेस हो सकते हैं जिनमें हमें एक्सेलरेशन को मेजर करना होता है विद द हेल्प ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, या एक्सेलरेशन को या फिर नॉर्मल रिएक्शन को हमें मेजर करना होता है। मान लीजिए फर्स्ट केस इज लाइक दिस, ये आपकी एक स्मूथ सरफेस है और इस स्मूथ सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक ऑफ वुड है, और इस ब्लॉक ऑफ वुड पर आपने एक फोर्स अप्लाई किया है इन दिस डायरेक्शन, दिस इज एफ। ठीक है भाई, और हमें बताना है अगर इस ब्लॉक का मास है m, इफ m इज द मास ऑफ दिस ब्लॉक, देन व्हाट इज द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की एक्सप्रेशन क्या होगी। बिल्कुल सिंपल केस, पहला केस है तो इसलिए बहुत 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 ज्यादा सिंपल। ये मान लीजिए 9th क्लास का जो फोर्सेस आपने पढ़े हैं उसके हवाले से, ठीक है ना, लेकिन आगे आगे जैसे मैं केसेस दिखाता जाऊंगा इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। तो देखिए, जब हमें एक्सेलरेशन निकालना हो या जब हमें नॉर्मल रिएक्शन निकालना हो, तो हमें पहले जब हम लिखते हैं ना F इज इक्वल टू एम इंटू ए, तो हमें ये F जो है ये नेट फोर्स होता है। मतलब कभी दो तीन फोर्सेस हो सकते हैं बॉडीज पर, ठीक है ना, तो वहां पर इस F को क्या लिया जाए, नेट फोर्स, जो भी नेट फोर्स होगा बॉडी पर। और जिस फोर्स, जो एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी, यानी फोर्स की वजह से जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही हो, वो जो एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो जाए वो पॉजिटिव लेनी है, और यहाँ पर हमें देखना है कि ये फोर्स जो है नेट फोर्स कितना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर कितना फोर्स आपको लग रहा है, इसके इस ब्लॉक पर है F, लेकिन अगर आप देखेंगे तो और भी फोर्सेस वहां पर एक्ट कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लेंगे तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर एक फोर्स है, मास इंटू ग्रेविटी। ऐसी डायग्राम्स को हम कभी, जैसे हम इनको करते जाएंगे आगे, बनाते जाएंगे और हम लाइन्स डालते जाएंगे, वेक्टर्स डालते जाएंगे, इनको हम फ्री बॉडी डायग्राम्स कहते हैं। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, इसको क्या कहेंगे, लेकिन अब ये यहाँ पर आगे आपको और डायग्राम्स मिलेंगी, आप देखेंगे कैसे बनानी भी होती है, वो भी समझ लेंगे आप इंशाल्लाह। इस पर जो वेट है, आपने जब इस ब्लॉक को इस पर रखा तो इसका जो वेट है दैट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और वो है mg। अब नॉर्मल रिएक्शन होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और वो है दिस n। अब ये ब्लॉक ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, लिखा जा सकता है n इज इक्वल टू mg। ठीक है, ये तो एक चीज होगी। मगर क्या इस फोर्स ने
इस ब्लॉक को कहीं मूव करवाया, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाई? नहीं। क्या इस नॉर्मल डायरेक्शन ने कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाई? नहीं। तो जितना ये नीचे है उतना ही ये ऊपर है। फिर हमारा कौन सा फोर्स बच गया जो नेट फोर्स माना जा सकता है? वो ये एफ है। वो किस डायरेक्शन में है? वो इस डायरेक्शन में है। ये कौन सी डायरेक्शन है? मान लीजिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन। तो हम कहेंगे कि भाई एफ नेट जो है, फोर्स जो यहां पर है, नेट फोर्स जो इस पर है, दैट इज इक्वल टू एफ। और वो किसके बराबर होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन कितना होगा? वो सिंपली एफ बाई एम होगा। अगर आप जानते हैं कि आपने कितना फोर्स अप्लाई किया है, और अगर आप जानते हैं कि इस बॉडी का मास कितना है, एफ भी पता है, यानी जो फोर्स अप्लाई किया है वो भी पता है, मास भी पता है, तो आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। कितना सिंपल सा केस है। आप सोचते हो कि क्या करना था, जरूरी है, ठीक है, लेकिन सिंपल सा केस जो है पहले देखा जाए तो हम उसी की मदद से फिर आगे वाले केसेस में पहुंच जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 में आप मान लीजिए कि आपके पास फिर से ऐसा ही एक ब्लॉक ऑफ वुड है। ये भी सिंपल है, कोई ज्यादा मुश्किल केस नहीं है, लेकिन आगे आगे थोड़े से मुश्किल केसेस आ सकते हैं, आ कह सकते हैं, बल्कि आएंगे जरूर। अब यहां पर आप देख लीजिए, ये फिर से एक ब्लॉक ऑफ वुड है। मान लीजिए इसकी मास है m। अब आपने मान लीजिए दो फोर्सेस अप्लाई किए। एक आपने फोर्स अप्लाई किया ये F1, जो कि आप देख रहे हैं किस डायरेक्शन में है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। और यहां आपने एक फोर्स अप्लाई किया F2। अब कितने फोर्सेस आपने अप्लाई किए हैं? अप्लाइड फोर्सेस आपके हैं दो, F1 एंड F2। दिखाई दे रहा है आपको ठीक से? हाँ। तो जरा समझ लीजिए F1 की डायरेक्शन क्या है और F2 की डायरेक्शन क्या है, देख रहे हैं आप? ठीक है, शाबाश। तो ये जो आपका F1 है, अब हमें निकालना क्या है? एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन निकालना है तो जरा हम इसको इस तरह से ले लेंगे। ये आपकी बॉडी है, ये ब्लॉक, ठीक है। ये आपका जो F2 है वो इस डायरेक्शन में है, आप यहां से बना सकते हैं, दिस इज F2। ये इस डायरेक्शन में, F1 इस पॉइंट पर। यानी जब आप इस तरीके की डायग्राम बनाएं तो कोई भी बॉडी हो उसको आप एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हमने इसको पॉइंट से रिप्रेजेंट किया, इससे हमें सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो जब आपने इसको पॉइंट या डॉट से रिप्रेजेंट किया, अब जो फोर्स इस डायरेक्शन में है उसको इस डायरेक्शन में बनाएंगे, जो इस वाली डायरेक्शन में उनको यहां से बनाएंगे, जो ऊपर वाली डायरेक्शन में उनको ऊपर वाली डायरेक्शन, और जो नीचे हैं उनको नीचे वाली डायरेक्शन में। अब इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है? ये F1 है, सॉरी F2। F2 है इस डायरेक्शन में, तो हमने बनाया F2 इस डायरेक्शन में। F1 की डायरेक्शन ये है, तो ये है F1, ठीक है भाई। अच्छा, क्या नीचे की तरफ कोई फोर्स है इस पर? जरा देख लीजिए, mg तो है ना, mg। और ऊपर क्या होगा? n, नॉर्मल रिएक्शन। तो हम यहां पर बनाएंगे mg और यहां पर बनाएंगे n। अब ये बताइए mg और n क्या काम कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। ये न बॉडी नीचे जा रही है न ऊपर। अगर आपका F2 ज्यादा है, मान लीजिए F2 इज ग्रेटर देन F1, अब ज्यादा फोर्स यहां से है, तो कहां जाएगी बॉडी? यहां से जाएगी जहां से ज्यादा फोर्स है। तो आपका F2 ज्यादा है, ये वाला फोर्स ज्यादा है, तो नेट फोर्स कितना होगा? F नेट, दैट इज इक्वल टू F2 माइनस F1। पहला आप देख लीजिए, mg नीचे की तरफ, mg ऊपर की तरफ, mg इज इक्वल टू n, दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल, डायरेक्शन में अपोजिट। बॉडी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही ये नीचे जा रही ना ऊपर जा रही है। लेकिन जो एक्सेलरेशन इस बॉडी में आएगा वो सिर्फ F1 और F2 की वजह से आएगा। अब बड़ा फोर्स कौन सा है? F2। तो नेट फोर्स कौन सा माना जाएगा? F2 माइनस F1। ठीक है, अगर यहां से 10 न्यूटन है, वापसी का फोर्स अगर 4 न्यूटन है, तो इसका मतलब F2 इज 10 न्यूटन, F1 अपोजिट डायरेक्शन में है 4 न्यूटन, तो टोटल फोर्स इस पर कितना माना जाएगा? 10 माइनस 4, when two vectors are directed opposite to each other, ठीक है ना, तो उनका जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है that is equal to the difference of their magnitudes, and the direction of their resultant is same as that of the direction of the original vector.
as that of the direction of the vector of larger magnitude. जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है उसी डायरेक्शन में बॉडी जाएगी, उसी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। नेट फोर्स निकाला जाएगा बड़ा सा वेक्टर F2 माइनस F1, यानी बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स। अब आपको निकालना क्या है? आपको तो निकालना है एक्सेलरेशन। तो आपका एक्सेलरेशन कैसे आएगा? एक्सेलरेशन के लिए जो मैंने पहले ही फॉर्मूला बताया, F net is equal to mass into acceleration। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F net डिवाइड बाय मास। F net डिवाइड बाय मास। F net का मतलब यानी नेट फोर्स, ठीक है ना। अब ये नेट फोर्स आपका कितना है? तो नेट फोर्स आपका है, शाबाश, F2 माइनस F1 डिवाइड बाय आएगा M। तो यहाँ पर ये एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आएगा। मतलब अगर आपको दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड पता है, आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, मास का वैल्यू पता है, आपको एक्सेलरेशन मिलेगी। सिंपल सा केस है ये भी। अब केस थर्ड थोड़ा सा मुश्किल इससे। मैं इस मार्कर को थोड़ा इंक पिलाता हूं। अच्छा, अब ये देख लीजिए। सपोज ये ब्लॉक है, फिर से ब्लॉक ऑफ वुड, और मान लीजिए यहां से आपने फोर्स अप्लाई किया है। आप कैसे? मान लीजिए कि आपने एक धागा बांध लिया है, यहां से आप उसको खींचकर फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपने फोर्स अप्लाई किया है, अब हमें बताना है इसकी वजह से कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। ओ भाई, देख रहे हैं आप? तो यहां अगर ये ब्लॉक, अगर मैं यहां पर एक ब्लॉक रखूं, यहां से खींचूं, तो वो ब्लॉक जाएगा यहां से यहां, यानी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये होगी। यहां से तो ब्लॉक जाएगा नहीं। आप जानते हैं कि ये एक वेक्टर है, तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट। अब अगर ये एंगल आप थीटा ले रहे हैं, तो ये कंपोनेंट कितना होगा? ये होगा F cos थीटा। अरे कुछ याद आ रहा है भाई कि नहीं? भूल गए सब कुछ? भूल गए सब कुछ भाई? तो कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स पढ़ा हुआ है ना? हाँ, शाबाश। फुर्सत कहाँ मिलेगी आपको ये देखने के लिए? देखो आजकल उर्तुगुल पुर्तुगुल पता नहीं क्या क्या देख रहे हैं लोग, तो उसमें भी टाइम जाता है। अब कितना आदमी कितना टाइम निकालेगा फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए? यहाँ से नई नई फिल्में भी आ रही होंगी। अभी तो फिल्में बनाना ही बंद है, तो लेकिन पीछे जो बनी है वो भी देखने हैं आपको, सीरियल्स भी देखने हैं, ठीक है। शुक्र है कि कोई क्रिकेट मैच वगैरह टूर्नामेंट कहीं नहीं चल रहा, वरना वो भी आपको देखना होता। तो लास्ट में कहीं पर टाइम मिलता तो तब जाके हमारे वीडियोस आप देखेंगे। चलिए कोई बात नहीं। अब ये फोर्स जो है ये F, इसके दो कंपोनेंट्स हम कर सकते हैं, एक यहाँ पर F cos थीटा और दूसरा यहाँ पर आप जानते हैं F sin थीटा। आप कोई कहेगा ये कहाँ से आ गया? उसको मैं कहूँगा भाई आप हमारे जो पिछले पिछले काल में आपको जाना पड़ेगा, और पिछले काल की वीडियोस आपको देखने पड़ेंगे, तब आपको इस काल का ये F cos थीटा और F sin थीटा जो है समझ में आएगा, ठीक है कि नहीं? चलिए अब जरा बताइए, जब एक्सेलरेशन यहां से, ये फोर्स कितना था F, इसके कितने कंपोनेंट्स हो गए? दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, F cos थीटा, F sin थीटा, वेरी गुड। एक्सेलरेशन ये मूव कहां से कर रहा है? ये यहां से मूव कर रहा है, तो इसका मतलब इस F cos थीटा ने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया। यहाँ तो ये जा नहीं रहा, तो इसने क्या काम किया होगा? यहाँ आप जानते हैं कि ये वेट जो इसका है वो नीचे की तरफ है mg। तो
ये एफ साइन थीटा किस डायरेक्शन में है? नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन में। अब आ गई बात समझ में? आप मान लीजिए ये एफ अब है ही नहीं, ये एफ रिजोल्व हो गया इनटू टू कंपोनेंट्स, इसकी जगह ये वाला और ये वाला है, लेकिन यहाँ तो बॉडी जा नहीं रही है, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, एफ साइन थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो मामला उधर ही खत्म हो गया। अब यहाँ पर एफ कॉस थीटा है खाली जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, तो हम यहाँ पर अगर हम ये एक्सेलरेशन ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हम यहाँ पर इसको किस तरह से ढूंढेंगे? हम कह सकते हैं भाई यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है, दैट एक्सेलरेशन इज, शाबाश, एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए। अब नेट फोर्स कितना है बॉडी पर? क्या एफ है? नहीं। क्या ये एफ साइन थीटा है? नहीं। यहाँ आप इसके अपोजिट में एम जी देख रहे हैं, और यहाँ एफ कॉस थीटा जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो कंपोनेंट कौन सा है? वो है एफ कॉस थीटा। यही होगा बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ एक्सेलरेशन होगा एफ कॉस थीटा डिवाइड बाई एम। आप देख रहे हैं बात कहाँ पहुंच रही है? बात पहुंच गई है अब शाबाश, कि अब एक्सेलरेशन आ गया कुछ एफ कॉस थीटा। तो यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए आपकी ये थीटा कितना है, एफ का वैल्यू भी पता होना चाहिए, एम भी पता होना चाहिए। इस केस में आप इस तरह से एक्सेलरेशन निकालेंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं कि अगर हमारे पास अब ये कौन सा था? ये तीसरा केस था। तो फोर्थ केस, चौथे केस में हम कह सकते हैं कि भाई अगर फोर्सेस, इसको जरा बहुत ही सावधानी से देखेंगे। चौथे केस में हम कह सकते हैं कि भाई अगर हमारे पास दो फोर्सेस हैं और वो कुछ इस तरह से है, ये ब्लॉक है, ये सरफेस है, सरफेस के ऊपर ये ब्लॉक ऑफ वुड है, मान लीजिए ये बॉडी है, ठीक है ना। अब एक फोर्स मान लीजिए, मैं इस तरह से दिखाता हूं, यहां से है और ये 20 न्यूटन का है, मैं यहां लिखूंगा 20 न्यूटन, ठीक है ना। और मान के चलते हैं कि एक फोर्स इस डायरेक्शन में है, ये इस वाली डायरेक्शन में है, और मान लीजिए दिस फोर्स इज 10 न्यूटन। छोटा सा है तो मैंने इसकी स्ट्रेट लाइन की लेंथ कम ही रखी, क्योंकि 10 ही न्यूटन है, और इसकी स्ट्रेट लाइन की लेंथ थोड़ा सा बढ़ा देते हैं क्योंकि ये 20 न्यूटन है, ठीक है ना। अच्छा, और अब क्या हो रहा है कि ये इधर जा रहा है ब्लॉक ऑफ वुड, तो आप बता सकते हैं कि भाई एक्सेलरेशन इसमें कितना पड़ेगा? कितने भी फोर्सेस हो, जब बहुत सारे फोर्सेस एक ही बॉडी पर हो तो एक्सेलरेशन बहुत सारी नहीं होती है, एक्सेलरेशन सिर्फ एक हो सकती है। ये बॉडी एक है, एक्सेलरेशन उसका एक होगा, फोर्सेस उस पर बहुत सारे हो सकते हैं। अब अगर हम इन फोर्सेस को पहले समझ लें, जरा देख लीजिए, ये जो है, चलिए इसका नाम मैं रखूंगा F1, ये 20 न्यूटन का है, इसका नाम रखूंगा मैं F2, ये 10 न्यूटन का है। तो इस F1 के, जो मैंने तीसरा केस आपको अभी इससे पहले बताया था, ये फोर्स तो उसी जैसा है ना, इसके भी दो कंपोनेंट्स होंगे। ये एक कंपोनेंट ये है F1 cos थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो एक तरह से मान के चल सकते हैं, सपोज दिस एंगल इज 37 डिग्रीज, एंड सपोज इसने भी एंगल बनाया है, इसी हॉरिजॉन्टल को मैं थोड़ा सा प्रोड्यूस करूंगा, तो इसने जो एंगल बनाया है सपोज दैट इज 57। याद रखें इधर मैंने क्या दिखाया? 37, इधर 57। ये मैंने जानबूझकर ये एंगल्स रखे हैं 37 एंड 57, क्योंकि इसके हवाले से मैं आपको कुछ और भी बताना चाहूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप जब देख रहे हैं ये फोर्स कितना है F1, तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे ना, एक ये और एक ये, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये कंपोनेंट कितना होगा? F1 cos थीटा। अब F1 तो है 20, तो आप लिख सकते हैं 20 cos थीटा, ठीक है, दिखाई देता है वीडियो में, ठीक। और इसी वेक्टर का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? वो होगा F1 sin थीटा। सो दैट मीन्स, शाबाश, हाँ, F1 कितना है? F1 इज 20, और साइन थीटा, तो थीटा भी तो पता है 37, तो इधर भी लिख सकते हैं F1 cos थीटा, या फिर F1 cos थीटा के वैल्यू, F1 का वैल्यू 20 और 20 cos थीटा, व्हाट इज थीटा? 37।
37। तो इस वेक्टर के दोनों कंपोनेंट्स हमें पता चले, F1 cos थीटा, F1 sin थीटा। अब ये वेक्टर है, इस वेक्टर के भी दो कंपोनेंट्स होंगे भाई, ठीक है कि नहीं। अब इसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो कौन से होंगे, ये देख लीजिए। इसका भी एक कंपोनेंट इस तरह से होगा, ये डायरेक्शन, और दूसरा इस डायरेक्शन में। अब ये वाला, ये F2 कितना है, F2 10 है, तो हम लिखेंगे इधर F2, ये F2 है, और F2 हम लिखेंगे F2 इज इक्वल टू 10 न्यूटन। ये जो कंपोनेंट इसका आ गया, थीटा तो इधर बन गया ना, ठीक है, तो ये थीटा है, तो ये भी तो थीटा ही होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो इसका जो ये वाला कंपोनेंट है भाई, कौन सा कंपोनेंट, शाबाश, ये वाला कंपोनेंट जो इसका है, ये बन गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्योंकि ये यहाँ पर 57 है, एंगल इधर इसने बनाया, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा, और ये है F2 cos थीटा, तो cos थीटा, और ये है इसका कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की तरफ, तो ये बनेगा F2 sin थीटा। अब मुझे बताइए, थीटा यहाँ पर कितना है 57, मैं थीटा क्यों लिखूं, मैं 57 लिखूं। अब F2 कितना है, F2 तो 10 है, मैं यहाँ F2 क्यों लिखूं, मैं यहाँ पर 10 लिखूं, तो मुझे ये कंपोनेंट क्या मिलेगा, ये वाला कंपोनेंट 10 cos 57, ये वाला कंपोनेंट क्या मिलेगा, शाबाश, ये मिलेगा 10 sin 57। जैसे इधर आपने दो कंपोनेंट्स निकाले थे, ये और ये, F1 cos थीटा, F1 sin थीटा, तो ये अब F2 है, तो इसका एक F2 cos एंड F2 sin, मगर F2 that is 10 cos is cos and theta is 57, तो ये बनेगा 10 cos 57, ये वाला कंपोनेंट, ये वाला, और ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा 10 sin 57। अब अगर आप इसका डायग्राम एक पॉइंट के लिए बना सकते हैं तो कैसे बनेगी, आप देख लीजिए कैसे बनेगी। देखिए सबसे अच्छा, और यहां पर देख लीजिए इस बॉडी पर एक और फोर्स है, दैट इज वेट, दैट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज mg। फिर जरा आप देख लीजिए, ये आपका मान लीजिए बॉडी है, ये डॉट या पॉइंट, आप बताइए इस तरफ कौन सा फोर्स है, ये फोर्स तो है ही नहीं अब, क्योंकि इसकी जगह दो कंपोनेंट्स हैं, ये फोर्स भी अब नहीं है, इसकी जगह भी ये दो कंपोनेंट्स हैं, हमें सिर्फ कंपोनेंट इसको ड्रॉ करना है। यहां से कौन सा फोर्स है, वो ये है, कौन सा भाई 20, ये क्या है 20 cos 37। यहां से कौन सा फोर्स है, वो ये है 20 sin 37। होगी बात, शाबाश। अब नीचे की तरफ क्या फोर्स है, जो इस बॉडी की मास है m, और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी वेट, ये वाला mg, ठीक है। और ऊपर की तरफ एक और है नॉर्मल डायरेक्शन, ठीक है, n, नॉर्मल डायरेक्शन। तो ऊपर दो फोर्सेस हो गए ना, एक तो हो गया ये वाला कंपोनेंट 20 sin 37, ये 20 sin 37, और नॉर्मल डायरेक्शन भी n। इस तरफ कितने फोर्सेस हो गए, इस तरफ हो गए, शाबाश 20 cos 37, ये 20 cos 37, और भी एक हो गया ये कौन सा है, ये भी इसी डायरेक्शन में है, इसका क्या वैल्यू है 10 cos 57, तो लिखेंगे 10 cos 57। ऊपर वाली डायरेक्शन के फोर्सेस फिर से चेक कर लीजिए, इधर ये वाला फोर्स ऊपर वाली डायरेक्शन में है, और वो कितना है, वो है 20 sin 37, और है नॉर्मल डायरेक्शन। नीचे वाली डायरेक्शन के फोर्सेस भी चेक कर लीजिए, नीचे वाली डायरेक्शन के फोर्सेस हैं एक तो mg, ठीक है ना, और नीचे वाली डायरेक्शन का एक और फोर्स है, कौन सा, ये वाला फोर्स, ये कितना है, ये नीचे की डायरेक्शन का है, कितना 10 sin 57। ये सारे फोर्सेस इस वाली डायग्राम में आ गए। आप चाहे तो फिर देख सकते हैं, राइट साइड यानी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस दो फोर्सेस 20 cos 37 एंड 10 cos 57। ऊपर वाली डायरेक्शन में दो फोर्सेस, शाबाश, 20 sin 37 एंड नॉर्मल डायरेक्शन। नीचे वाली डायरेक्शन में दो फोर्सेस mg एंड sin 10 sin 57। अब ना ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है और ना ही ये नीचे आ रहा है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि जो ऊपर वाले फोर्सेस हैं और जो नीचे वाले फोर्सेस हैं इनके मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो लिहाजा हम लिख सकते हैं ऊपर वाले दो फोर्सेस हैं n प्लस 20 sin 37, ये ऊपर वाले दो फोर्सेस हैं, इक्वल टू व्हाट,
जो नीचे वाले दो फोर्सेस हैं और नीचे वाले दो फोर्सेस हैं 10 साइन 57 प्लस mg। प्लस mg। अच्छा, इन्होंने अगर आमतौर पर हम मास का भी वैल्यू ले सकते हैं, मान लीजिए इस बॉडी की मास है, सपोज इफ m इज 5 किलोग्राम्स मान लीजिए, क्योंकि हमें सब चीज़ों के वैल्यूज पता है, अब सिर्फ मास का वैल्यू रखने से कुछ नहीं होगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे n प्लस 20 साइन 37 इज इक्वल टू 10 साइन 57 प्लस मास का वैल्यू क्या है 5 इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसके क्या वैल्यू हम निकालते हैं, उसका क्या वैल्यू हम दे देते हैं। एक मिनट, ये वीडियो में पूरा नहीं आ रहा, हम यहाँ पर दिखाएंगे इस तरह से, आप चेक कर लीजिए। शाबाश। डाउनवर्ड फोर्सेस जो नीचे की तरफ, वो अपवर्ड फोर्सेस जो ऊपर की तरफ फोर्सेस है n, हाँ n प्लस 20 साइन 37, जो नीचे की तरफ फोर्सेस है वो क्या है 10 साइन 57, 10 साइन 57 प्लस mg, ठीक है, प्लस mg। और चूंकि ये बॉडी ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, तो ऊपर वाले फोर्सेस का सम नीचे वाले फोर्सेस के सम के बराबर। तो अब अगर मास 5 kg है तो आप क्या लिखेंगे, n प्लस 20 साइन 37 इज इक्वल टू 10 साइन 57, ठीक है, प्लस इस m के बदले 5 और m के बदले 5 और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बदले 10 है, तो 9.81 लेकिन ले लेते हैं हम अप्रोक्सीमेशन में 10, ठीक है। अब जरा बताइए इस साइन 37 साइन 57 इनका वैल्यू कैसे निकालेंगे। मैंने जानबूझकर 37 57 लिया था, तो इनके लिए आप एक दो ट्राइंगल्स याद रखेंगे, आप ये दो ट्राइंगल्स ले लेंगे। जब 37 57 एंगल्स बनते हैं किसी ट्राइंगल में, एक 37 या किसी ट्राइंगल में 57 बन गया, तो याद रहे कि साइड्स की लेंथ होती है 3 4 5, ये रेशो में होती है, साइड्स का रेशो होता है 3 4 5। अब मान लीजिए कि आपका ये एंगल जो है, सपोज इस तरह से मैं बनाऊंगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपका ये एंगल जो है ये 37 है, जब आपका एंगल क्या हो 37, तो 37 में साइड 37 वाले एंगल वाले ट्राइंगल में राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, उसमें एक एंगल आपने 37 रखा। तो जब आप 37 रखेंगे, ठीक है, जब आप 37 रखेंगे तो आपका क्या होगा कि 37 वाले में यहां पर जो लंबा साइज है, लंबा साइड है, यकीनन उसकी लेंथ ज्यादा होगी, तो ये 3 4 5 ही होने हैं। जब ये 37 है कोई एंगल, तो साइड का रेशो सिर्फ होगा या 3:4:5। अब इनमें से 5 कौन लिया जाएगा, जो बड़ा सा साइड है, दैट इज हाइपोटेन्यूज। 30, अब 3 कौन सा लिया जाएगा, क्योंकि अगर ये एंगल 37 है, ये कितना है 90, तो ये होगा फिर 53, ये होगा 53। अगर मैं थोड़ा सा बड़ा ट्राइंगल बनाऊं ताकि आपको दिखाई दे ठीक से, अगर ये 90 है, अगर ये यहाँ पर 37 है, और अगर ये बाकी कितना बचा, ये बचा 53, ठीक है ना। तो देख लीजिए, अगर रेशो होना है 3:4:5, तो लंबा सा साइड होगा 5, अब ये वाला साइड होगा 3, क्योंकि ये अपोजिट टू स्मॉलर एंगल है। अब स्मॉलर एंगल के अपोजिट जो साइड होगा वो स्मॉल होगा। इससे बड़ा एंगल कौन सा है 53, उसके अपोजिट जो साइड है वो ये है, तो इसका ये होना चाहिए 4। आपके साइड्स होने चाहिए इन द रेशियो ऑफ 3:4:5, क्योंकि जब आपके एंगल्स हो 37 एंड 53, तो रेशियो ऑफ द साइड्स होता है 3:4:5। अब 3 कौन सा होगा, छोटे साइड के अपोजिट जो होगा वो 3 होगा, और बड़े एंगल के साइड जो अपोजिट साइड होगा, बड़े एंगल के अपोजिट जो साइड होगा वो बड़ा होगा, दैट इज 4, और लंबा सा साइड सबसे बड़ा होगा और वो है 5, वो है हाइपोटेन्यूज। तो आपको पता चला परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज। ये मैंने यहाँ पर 57 लिखा है, ये 57 है, 53 है, तो यहाँ पर भी 53, आप इसको करेक्ट करेंगे प्लीज, जहां पर 57 लिखा हुआ है वहां पर एक्चुअली 53 है, ठीक है। तो ये तो फिर यहाँ भी आएगा ना 53,
53। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में ढूंढिए साइन 37। देखिए 37 यहां पर है तो ये बन गया परपेंडिकुलर, ये बन गया हाइपोटेन्यूज, ये बन गया साइन 37 इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज 3/5। तो मैं यहां पर लिखूंगा n प्लस 20 इंटू 3/5 इज इक्वल टू 10। शाबाश। साइन 53 इसी में ढूंढिए साइन 53, ये 53 ये बन गया उस वक्त परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूज 4/5 शाबाश प्लस 50 प्लस 50। अब ये 5 1s are 5 4s are, अब यहाँ पर 5 1s are 5 2s are, so n plus 12 is equal to 2 4s are 8, 8 plus 50 that is 58. So what is n equal to? तो n किसके बराबर आएगा? शाबाश, n is equal to शाबाश 58 minus 12 that is 46। नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू आपने निकाला। हमारे क्वेश्चन में क्या था? एक्सेलरेशन निकालना, नॉर्मल रिएक्शन निकालना। अब इस बॉडी पर दो फोर्सेस थे, यहां से एक यहां से एक, पहले आपने नॉर्मल रिएक्शन निकाला n। अब आपको निकालना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन सीधे ही किसके बराबर होगा? वो होगा नेट फोर्स, ठीक है ना। जो नेट फोर्स है वो कितना है? नेट फोर्स बताइए किस किस डायरेक्शन में है? कौन सा फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा? नीचे वाले फोर्सेस एक्सेलरेशन नहीं प्रोड्यूस करेंगे, ऊपर वाले नहीं करेंगे, ये जो फोर्सेस हैं यही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेंगे। कौन कौन से फोर्सेस इस डायरेक्शन में है? 20 cos 37 और 10 cos 53, these are the forces which produce acceleration। तो आप लिखेंगे यहाँ पर शाबाश एक्सेलरेशन, मैं ये रब करूं, शाबाश मैं ये रब करता हूं और मैं यहाँ पर लिखूंगा जो फोर्सेस एक्सेलरेशन, जो F नेट यहाँ पर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, जो नेट फोर्स है जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा वो है 10 cos 53 प्लस 20 cos 37, this is equal to mass into acceleration। This is equal to what? Mass into acceleration, है ना। F net is equal to mass into acceleration। F net कितना है? जो यहाँ से फोर्सेस हैं वही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेंगे क्योंकि बॉडी यहाँ से जा रही है। सो 10 cos 53 इस डायरेक्शन में है, ये 10 cos 53 एंड 20 cos 37 भी इसी डायरेक्शन में है, यही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेंगे। ये नेट फोर्स हो गया, तो ये है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आप बताइए ये 10 इनटू cos 53 बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज 3/5 प्लस cos 37 that means base shabash divided by hypotenuse that is 4/5 is equal to mass is 5, acceleration हमें निकालना है। 5 1s are 5 2s are 5 1s are 5 4s are, ये बन जाएगा 6 और यहाँ पर बनेगा 16, 6 plus 16 that is 22 is equal to 5a। तो a किसके बराबर आएगा? a is equal to 22/5 that is 4.4 approximately meters per second square, ये एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये हमने आपको बताया कि किस तरह से न्यूटन से, क्योंकि ये वाली चीज़ें जो है आपको एंट्रेंस एग्जाम्स में ये सारी चीज़ें जो है मिल आती हैं। तो हालांकि बोर्ड एग्ज़ाम में तो इसके आने की कोई भी पॉसिबिलिटी दूर दूर तक नहीं है, ठीक है। लेकिन बाकी जो है बाकी एग्जाम्स में यानी एंट्रेंस या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सब हो सकता है। आप इसको अच्छे से कॉपी कर सकते हैं, वीडियो को स्टिल कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहे। आगे की केसेस जो है आगे वाले पार्ट में इंशाल्लाह